हाय स्टूडेंट्स, केडीसी न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि भाई नियमित पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और मेहनत करिएगा, एक दिन सफल ज़रूर होंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देख रहे थे? संयोजन अभिक्रिया। क्या देख रहे थे भाई? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हमें ध्यान देना है कि जो संयोजन अभिक्रिया हमारी होती है उसमें मैंने बताया था आपको डेफिनेशन के बारे में कि जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक अणु या परमाणु आपस में संयोग करके क्या करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने जो एग्जाम्पल समझे थे, कुछ एग्जाम्पल मैं फिर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ इसके ही। तो एग्जाम्पल मुझे रिवाइज करने हैं, जैसे कि लाइक दिस मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन का मैं लेता हूँ। H2 + I2, ये दोनों मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों मोलिक्यूल्स हैं। और हमेशा याद रखना, जितनी अधिकतर गैसें होती हैं, सिर्फ एक्रियसील गैसों को छोड़कर, जो एक्रियसील गैसें होती हैं हमारी, वो अभी आप 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं वहाँ पर चर्चा करूँगा। एक्रियसील गैसें या नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, उनको छोड़कर अधिकतर गैसें कैसी होती हैं? मोलिक्यूलर होती हैं, आणविक होती हैं। तो H2 + I2 दोनों रिएक्ट करने के बाद तो क्या फॉर्म करते हैं, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। बस हमें जाना है उस आयन की दुनिया में, जिसे मैं पहले बता के आया हूँ कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है भाई? प्लस चार्ज होता है 1, और प्लस आयोडीन पर कितना होता है? -1। दोनों रिएक्ट कर देंगे, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तो दोनों ही हमारे क्या बनेंगे? HI न्यूट्रल होकर क्या देंगे? ये HI। तो HI जो हमारा है यहाँ पर फॉर्म हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको रट कर रखते हैं। जब रिएक्शन पढ़ते हैं, कहीं कोई एग्जाम्पल आ जाता है, तो बच्चे कैसे रट लेते हैं? H2 + I2 2HI। तो लाइक दिस, वहाँ पर उनको क्या है, बस समझ में नहीं आता, बस वो ऐसे रट लेते हैं। बट हमने क्यों लगाया है यहाँ पर, ये तुम जानते ही होगे, मैंने पहले ही बताया था। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें 2 एटम हैं, तो हमें 2 एटम इधर करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो H के 2 हुए तो I के भी ऑलरेडी क्या हो गए भैया? 2 हो गए। ठीक है, चलो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हुई। उसके बाद मैं बात करता हूँ, और भी एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे अभी। तो हमें जैसे देखना है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जल का भी एक उदाहरण मैंने पहले बताया था शायद आपको। H2 + O2 दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, रख लो। H पर कितना चार्ज होता है? +1। O पर कितना चार्ज होता है? 2-। रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा भैया? H2O करेगा। बिल्कुल सही सी बात है, रख दिया हमने H2O। ठीक है, रख दिया। क्या ये बैलेंस है? नहीं है, अभी बैलेंस देखना पड़ेगा। H के 2 हैं, यहाँ H के कितने हैं? 2 हैं। O के कितने एटम हैं? यहाँ पर 2 हैं, बट यहाँ पर 1 एटम आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई की। अब जैसे ही हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन के तो एटम इक्वल हो गए, बट हाइड्रोजन के तो नहीं हुए। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 × 4 हुए। अब 2 × 4 हुए तो हमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सबको समझ में आया? अब मैं चलता हूँ वियोजन अभिक्रिया की तरफ भाई। तो वियोजन अभिक्रिया जो मेरी होती है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ये देख लेंगे सभी बच्चे। अब आगे चलते हैं हम लोग। वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारी, उसमें होता क्या है? वियोजन अभिक्रिया के अंदर यौगिक जो है हमारा, कोई भी यौगिक जो होगा, यौगिक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, या तो मैं कह सकता हूं 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। टूट जाता है, या फिर मैं कहूंगा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। अर्थात मैं कह सकता हूं जो मेरी वियोजन अभिक्रिया होती हैं, वो संयोजन अभिक्रिया की ही क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं, क्योंकि इसमें
दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ही उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है इधर, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा फॉर्म हो रहा है तो मैं इसको वापस दिखा सकता हूं HI, और किस में टूट जाएगा वापस, ये H2+I2 में। बट उसके लिए कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बड़ा होने के बाद आपको पता चलेगा, थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब बड़ी क्लासों में पहुँचेंगे तब थोड़ा समझ पाएंगे। फिलहाल में मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एक कैटलिस्ट है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक शब्द यहाँ पर जो आया है, मैंने कहा AU गोल्ड की प्रेजेंट में इसको क्या करना चाहता हूँ, या फिर छोड़ो AU नहीं लिख पाते हो आप लोग, आप बस इतना याद रखेंगे उत्प्रेरक, कैटलिस्ट में बोलता हूँ इंग्लिश में इसको। उत्प्रेरक की प्रेजेंट में हमने HI को H2 और I2 में क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी वियोजन। बट यहाँ पर दो कंडीशन याद रखेंगे, वियोजन केवल उन्हीं अभिक्रियाओं का होता है, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत वही अभिक्रियाएं आएंगी, जैसे कि लाइक दिस हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने चिन्ह लगाया है, हम इस चिन्ह को ऐसे भी लगा सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं वो सभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, लेकिन इसमें एक शब्द और भी आता है, शायद मैंने आपसे जिक्र किया होगा पीछे लास्ट वीडियो में। मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ एक मिनट के लिए, ये हमारा पूरा हुआ, तो इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ यहाँ पर एक अभिक्रिया, इनको और नाम से जाना जाता है NCERT अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। बट NCERT दोनों में अंतर नहीं मानती, वो कहती है दोनों का अर्थ 10th लेवल पर एक ही है। अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत बस अंतर क्या है, दोनों में क्या होता है, डेफिनेशन यही बनती है, यौगिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, जो अपघटन अभिक्रिया होती हैं वो मेरी कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का चिन्ह यही तो होता है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है भाई, अनुत्क्रमणीय कैसी होती है हमारे पास, ये वाली होती है। और दूसरी ध्यान देंगे, जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो मेरी होती हैं उत्क्रमणीय। कैसी होती है भैया, मेरी उत्क्रमणीय। और इसके बारे में मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है केवल एक ही दिशा में, मतलब अग्र से, यहाँ से ऐसे चलने का मतलब होता है अग्र दिशा में चलना, केवल एक ही दिशा में चलती हैं, वापस नहीं हटती हैं। अर्थात मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी इसका दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास कोई एग्जाम्पल KClO3, सॉरी KClO3 को मैं क्या करता हूँ, वार्म करता हूँ, गर्म करने पर ये मेरा टूट जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं इसे, पोटेशियम क्लोरेट, ये मेरे यौगिक का नाम है। मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये मेरा टूट जाता है, KCl+, यहाँ से किस में रिमूव हो जाएगा, O2 में। रिएक्शन को मैं अपनी को क्या कर दूंगा भैया, बैलेंस कर दूंगा। तो ज़रा ध्यान देंगे, हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, O2 कितना है हमारा यहाँ पर, 2 तिया 6, KCl के 2 लगा देंगे, 3 दूनी 6, ये मेरी बैलेंस हो जाएगी, हो गई। तो ये मेरा जो एग्जाम्पल है ये मेरा अपघटन अभिक्रिया का है, जिसे मैं किसके नाम, कैसे पहचान करूंगा, जिसकी पहचान करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि केवल ये अग्र दिशा में चलती है, पश्चिम दिशा में नहीं चलती है। समझ में आती बात। तो पोटेशियम क्लोराइड को मैंने वार्म करने पर या गर्म करने पर इसको अपघटित किया, तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या प्राप्त हुआ, मेरा ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। इसकी पहचान ही सिर्फ ये है कि अपघटन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, केवल अग्र दिशा में चलती हैं, और उनके लिए तीर जो हमारा जो तीर दिखाया जाता है इस टाइप का दिखाया जाता है। बट वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए भाई मैं बता देता हूँ इस तरह का चिन्ह हम शो करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल या हाफ एरो भी कभी कभी कह दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और। वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं, तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, NCERT जो है
अपघटन और वियोजन दोनों अभिक्रियाओं को सेम मानती है 10th लेवल पर, वो अलग अलग इसका वर्णन नहीं करती है, तो इसीलिए हम लोग वियोजन ही पढ़ेंगे, वियोजन को ही अपघटन बोलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, डेफिनेशन दोनों की सेम है। पहचान मैंने आप लोगों को बता दी है, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो ये पहचान याद रखेंगे। इसमें 3 प्रकार की हमारी वियोजन अभिक्रियाएँ होती हैं। नंबर 1, सबसे पहले मेरी जो वियोजन आती है मैं ऊष्मीय वियोजन बोलता हूँ। सबसे पहले मेरी अभिक्रिया जो आएगी वो जो कोई नहीं आगे पीछे ले सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन। और दूसरी मेरी आती है प्रकाशीय वियोजन। और तीसरी मेरी आती है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, ठीक है भाई। उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन तीनों की डेफिनेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जहां वियोजन किसकी प्रेजेंट में हो रहा हो, ऊष्मा की प्रेजेंट में हो रहा हो, उसमें वियोजन। जहां प्रकाश की प्रेजेंट में हो रहा हो, प्रकाशीय वियोजन। जहां विद्युत या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंट में हो रहा हो, वहां विद्युतीय वियोजन। मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। देखो, डेफिनेशन की कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। जो वियोजन अभिक्रिया की हमने डेफिनेशन लिखी है, मैं पहले एग्जाम्पल इसका लेता हूँ। जो हमने वियोजन अभिक्रिया की लिखी है, बस वहां पर ध्यान रखना कि किसकी प्रेजेंट में करा रहे हैं आप, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं। उसमें वियोजन का मतलब, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं गर्म करता हूं तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेरा कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगी, CO2। तो ये वियोजन मेरी अभिक्रिया है, क्योंकि CaO वापस किसके साथ, CO2 के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है। तो जरा ध्यान देंगे, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने गर्म किया है तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये मेरी कौन सी वियोजन अभिक्रिया थी, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया थी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, जो हीट का चिन्ह लिया है, उसके लिए मैं यहाँ पर त्रिभुज बना रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ताप भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ताप भी लिख सकता हूँ, ऊष्मा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, प्रकाशीय वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन का मतलब होता है जो क्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाएं, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन का मतलब होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। लाइक दिस, अगर हम AgBr को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखें, वो सिल्वर तथा किसमें, ब्रोमीन में टूट जाता है। बैलेंस करने के लिए हमें 2 यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से तो यहाँ किसकी प्रेजेंट में कराई है भैया हमने क्रिया, प्रकाश की प्रेजेंट में कराई है। तो हम सनलाइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट की प्रेजेंट पे हमने एक क्रिया कराई, तो हमारा ये किस में टूट गया है भैया, सिल्वर, और किस में टूट गया है, ब्रोमीन में टूट गया है। चलिए भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ विद्युत वियोजन की। विद्युतीय वियोजन भी कह देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। विद्युत वियोजन या विद्युतीय वियोजन भी कह देंगे इसको, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो विद्युत वियोजन की प्रेजेंट में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका आता है भैया, वाटर का आता है, जल। और जल को जब मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स देता हूँ तो मेरा किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है। इसको लेकर एक एक्टिविटी है आपकी 10th लेवल में, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, उस पर वहीं पर बात करेंगे हम। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लाना पड़ेगा, और H के 4 हो गए, 2 यहाँ लाएंगे, 4 हो गए, एक्शन हमारी बैलेंस हुई। तो भाई समझ में आया आपको सभी को। तो ये था हमारा वियोजन। वियोजन की अभिक्रिया मैंने सभी को बताई है। अब मैं चलता हूँ विस्थापन अभिक्रिया की तरफ, इसको मैं रफ करता हूँ, बहुत इंटरेस्ट आएगा। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग इससे परिचित होंगे तो पूरे इंटरेस्ट के साथ परिचित होंगे। चलिए इसे हटाते हैं, हम रफ करते हैं थोड़ा। चलो भाई, विस्थापन अभिक्रिया। तो भाई देखो भाई, विस्थापन अभिक्रिया में ये बात सबसे पहली है, यहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक आता है, कह दे पावरफुल व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को उसके स्थान से उठाकर भगा दे, मतलब धाक है, पावर है भाई, ज़बरदस्ती है। कभी कभी क्लास में होता है ऐसा, धांसू सा बालक हो, एक कमज़ोर सा बालक हो, क्या करेगा, उसको उसके स्थान से हटा, चल बैठ, तू मेरी जगह कैसे बैठा। लेकिन कमज़ोर बालक हमेशा हट जाता है। कुछ ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर पैदा होती है। जब विस्थापन अभिक्रिया हम देखते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया में मैं कुछ यूँ कहूँगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, उसके लवण से, उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो चलिए मैं सीधी सीधी भाषा में लिखता हूँ,
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण या विलयन से विस्थापित कर देता है। तो क्या कहलाती है भैया हमारी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब ध्यान देंगे, ये अभिक्रिया होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, थोड़ा आदत ऐसी है मुझे। तो अभिक्रिया होता है, समझ जाएंगे सभी। तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये साइंस वालों की थोड़ी ऐसी मिस्टेक होती है, लिखने लिखनाने के ये शब्द ऐसे ही होते हैं साइंस वालों के, थोड़ा दिमाग ज़्यादा भगते भगते पता नहीं चल पाता वर्ड कैसे बना देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जानने से पहले मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया Zn, मैं इसका एग्जाम्पल इधर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पर Zn थोड़ा बड़ा सा प्लस CuSO4। तो मैंने कहा Zn ने Cu को विस्थापित किया और क्या बना दिया? ZnSO4 बनाया, और रिमूव क्या हुआ मेरा? Cu। रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। तो मैं यहाँ पर एक शब्द दिखाऊंगा कि ये मेरा सॉलिड स्टेट में है, ये मेरा एक्वस स्टेट में है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। और ये मेरा किस में है भैया? एक्वस स्टेट में है, और ये मेरा सॉलिड स्टेट में है। और एक्वस के लिए एक Q मैं लगाऊंगा इसके साथ, और सॉलिड के लिए S लगाऊंगा, यहाँ भी मैं एक Q लगाऊंगा। तो चलिए भाई मैं आपसे बात कर लेता हूँ ऐसा कैसे हो गया। चलो थोड़ा इसके पास को रख देते हैं सॉलिड, अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर रख देंगे एक Q, और यहाँ पे ही रखेंगे हम एक Q प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, Zn ने Cu को विस्थापित किया, बिल्कुल सही बात है, मुझे तो पता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसी चीज़ लाता हूँ जिससे तुम कभी नहीं भूलोगे। मैं इसकी सीरीज बता देता हूँ आपको, रिएक्टिविटी सीरीज, आगे भी पढ़ोगे आप 10th क्लास में, उसे मैं कहता हूँ सक्रियता श्रेणी। इंग्लिश में रिएक्टिविटी सीरीज बोल देंगे और हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी को मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, मेरी अपनी ट्रिक है, ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो मैंने तत्वों को रखा है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया है। नीचे की तरफ जो होता है क्रियाशीलता घटती है। यहाँ पर K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, ये हमारे एलिमेंट्स रखे हैं। तो याद रखना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो ऊपर की तरफ है, और सबसे कम रिएक्टिव कहाँ है भैया? नीचे की तरफ है। तो चलो इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। चलो पहले ट्रिक समझने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो Zn क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे भैया? कॉपर से, क्योंकि कॉपर इस श्रेणी में नीचे है। तो कॉपर कम रिएक्टिव है, किसकी कंपेयर से? Zn ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर के, जबकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू Au के। इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो सभी की कंपेयर हम कर लेते हैं यहाँ पर। चलो इसकी ट्रिक हम लोग बताते हैं आपको। काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, मैंने इधर लिया है पर मैं यहाँ लिख देता हूँ के लिए। काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, ये बेटे साइलेंट है। क्या है भैया? ये साइलेंट है, इसको नहीं याद रखिए, बस इसको ट्रिक में रखेंगे, इसके लिए कोई यहाँ पर वर्ड नहीं लिखेंगे। काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा क्यों? हजारों किलोमीटर भी यहाँ पर साइलेंट है, इसे भी याद नहीं करेंगे। हजारों किलोमीटर आगे आए, ठीक है भैया। सबको समझ में आती? हंसना नहीं है, याद करनी है। काका नाना कार मांगे एल्टो जाने के लिए, फिर पंजाब हरियाणा क्यों हजारों किलोमीटर आगे आई।
काका से के बनेगा, नाना से ने बनेगा, कार से सी ए बनेगा, मांगे से एम जी बनेगा, एल्टो से ए एल बनेगा, जाने के लिए जेड एन बनेगा, फिर के लिए एफ ई आएगा, तो पंजाब से पी वी आएगा, हरियाणा से एच आएगा, क्यू से सी यू आएगा, और हज़ारों से एच जी आएगा, और आगे से ए जी आएगा, आए से ए यू आएगा। देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, किसी भी ट्रिक से कोई कैसे भी याद कर सकता है। मैंने ये ट्रिक आपको बताई है, तो ज़रा इससे ध्यान देंगे। मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लाइक दिस, मेरे पास है FeSO4, और FeSO4 की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, चलो इधर लिख देते हैं, Al के साथ करा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं FeSO4 की क्रिया Al से कराता हूँ, तो सिंपल रिएक्शन का फंडा वही है। Al रिएक्टिव है, बिल्कुल रिएक्टिव है। Al मोर रिएक्टिव कंपेयर टू किसके, Fe के। Al ज़्यादा रिएक्टिव है Fe की तुलना में, ठीक है। तो Al क्या करेगा, Fe को उसके स्थान से भगाएगा, बट भगाने के लिए, उसके स्थान से हटाने के लिए, उसके स्थान से खोने के लिए, क्योंकि इसका विलयन कैसा होगा भैया, मेरा एक्वस होगा, और ये मेरा सॉलिड स्टेट में है। ये जब इसको इसके स्थान से गायब करेगा Fe को, तो हमें ध्यान देना है, पहले ही दिमाग से सोचना, लिखना नहीं है। AlSO4 से रिएक्ट करने वाला है, और हम ऑलरेडी जानते हैं Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, Al2SO4 की होल थ्राइस। क्लियर, ये बात समझ में आती है। तो हमने जब Al से Fe को डिस्प्लेस किया है, तो हमारा Al2SO4 की होल थ्राइस बनेगा, और डिस्प्लेस क्या हुआ हमारा, Fe, विस्थापित क्या हुआ हमारा, Fe। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी, बैलेंस करनी पड़ेगी। FeSO4 के यहाँ 3 है, Al के 2 हैं, तो FeSO4 के आगे अगर हमने यहाँ पर 3 लगाया है, देखो 3 लगाते ही SO4 के 3 हो गए, बट Fe के 3 हुए, तो हमने यहाँ 3 लगा दिया, Fe के तो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन हमारे पास क्या बचा है आगे, Al, ये अब हमारा किस में आ गया है, एक्वस फॉर्म में आ गया भाई, ये सॉलिड फॉर्म में आया, ठीक है। तो Al ने Fe को यहाँ से विस्थापित किया है, तो हमारा Al2SO4 की होल थ्राइस बना है, Fe रिमूव हुआ है, बट अभी भी Al के 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर भी क्या ले आएंगे, 2 ले आएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आती। विस्थापन अभिक्रिया सबकी क्लियर हुई। तो चलो भाई, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के साथ साथ अब हम देखो, मेरा मेन मकसद क्या है, आपको रिएक्शन करनी सिखाना। यहाँ बेसिक मैं बता रहा हूँ, जबकि ये चैप्टर में भी आएगा, वहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, इसमें सिर्फ डिफाइन करता चलूँगा और एग्जाम्पल बताता चलूँगा विद एक्टिविटी के साथ। बट हमें यहाँ पर जो बताना है, बस इसलिए बताना है कि कुछ मेरे भाई रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एग्ज़ाम चलने की वजह से उन्हें रिएक्शंस पेपर में आ रही हैं। कुछ की रिक्वायर थी कि सर थोड़ा बेसिक बता दो केमिस्ट्री के बारे में, 2-3 नंबर की रिएक्शंस आ रही हैं, उन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो शायद हम उन्हें कर लें। तो उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा उनकी वजह से ज़्यादा डिफाइन कर रहा हूँ, तो बाकी ध्यान दे लेंगे। और तुम्हें भी, तुम्हारा तो बेस ही है, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगले चैप्टर में भी ये टॉपिक चलेगा फिर से। तो चलिए भाई, मैं इसे अब रफ करता हूँ, सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ट्रिक है भाई, ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आगे तक काम आएगी। रिएक्टिविटी सीरीज, या मैं कह सकता हूँ इसे सक्रियता श्रेणी, आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में। चलो भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अब हमें जानना है, तो द्विविस्थापन को थोड़ा मैं इधर को डिफाइन करूँगा। टॉपिक हमारा द्विविस्थापन होगा, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो विस्थापन के अंदर होता क्या है, बस कुछ नहीं है, मेरे यौगिकों में क्या होता है, आयनों का विनिमय होता है। तो मैं कह सकता हूँ वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के बीच आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है। क्या होता है भैया, विनिमय होता है। तो मैं सीधा शॉर्ट में आपको बताता हूँ, आयनों का विनिमय क्या होता है भैया, आयनों का विनिमय। तो आयनों का विनिमय कैसे होता है, विद एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। यह है भाई, आयनों का विनिमय कैसे होता है, जरा समझेंगे। चलो देखते हैं। आयनों का विनिमय का मतलब सिर्फ ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है मेरी टोपी तेरे पास, ठीक है, मेरी टोपी तेरे पास और तेरा पैसा मेरे पास, मतलब बिना पैसे दिए तो टोपी आएगी नहीं, तो वो ही एक्सचेंज होता है। तो कुल मिला के बाद मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ एसिड और बेस का। चलो ठीक है, मेरे पास एक
अम्ल है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले सभी को बता चुका हूँ, रिएक्शन वही कर पाएगा। मैं बार बार नाम नहीं लिख रहा हूँ किसी का भी, मैं सीधा सूत्र क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको सूत्र सिखा दिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर सूत्र का नाम ही नहीं लिख रहे हैं, नाम तो सूत्र का सर पहले ही बता चुके हैं तो क्यों लिखें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड इसका केमिकल नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नाम है। मैं इन दोनों की क्रिया कराने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं इन दोनों की क्रिया कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता है हाइड्रोजन पर प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, OH पर माइनस। मैंने चार्ज लिखवा रखे हैं सभी को। अगर आप लोगों को चार्ज आते हैं तो कर डालो भैया विनय में, इसका इसमें, इसका इसमें, प्लस वाला माइनस से और प्लस वाला माइनस से, इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ, इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ, बन गई खिचड़ी NaCl। और प्लस रिमूव क्या हुआ हमारा, H और OH। मैंने कहा था इसको HOH लिख दो या फिर H2O लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे HOH लिख दो या फिर H2O लिख दो। रिएक्शन हो गई, क्या बैलेंस है, बिल्कुल देख लो, HCl NaOH, NaCl HOH, ठीक है। अभी मैं विस्थापन अभिक्रिया में सॉलिड लिक्विड ले रहा था, एक्वस ले रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे बताऊँगा आपको, सिखा दूंगा इनके बारे में क्या होता है। जब मैं चैप्टर शुरू करूँगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आगे देखता हूँ, क्योंकि देखो रिएक्शन का जो होना होता है वो अधिकतर जो होता है सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं होती, जब भी होती हैं एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, या फिर गैसीय स्टेट में होती है। सॉलिड तो सिर्फ क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, किससे, किसी एक्वस सॉल्यूशन से किसी भी एटम को। तो चलिए भैया अब हम आगे बात कर लेते हैं कोई और एग्जाम्पल लेकर। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसका भाई, जिसके अंदर विनिमय हो रहा हो, और विनिमय के लिए लेके चलते हैं हम चलो H2SO4, ठीक है, H2SO4, और ये रिएक्ट करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ। इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो इसका प्लस वाला माइनस से और इसका प्लस वाला माइनस से, तो अमोनियम क्या है, NH4 पॉजिटिव है, और SO4 पर कितना है, 2 नेगेटिव है। तो मेरा क्या बनेगा भैया, NH4 की होल ट्वाइज और प्लस क्या जाएगा हमारा H2SO4, क्या जाएगा भैया NH4 की होल ट्वाइज, अभी तो हमने लगाया ही नहीं, NH4 की होल ट्वाइज और प्लस क्या जाएगा यहाँ पर SO4 और प्लस रिमूव क्या हो गया हमारा H और OH क्रिया करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है भाई। NH4 की होल ट्वाइज का मतलब 2 हो गए, तो 2 हो गए, SO4 1 है, बिल्कुल 1 है, बट H के 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ओके 2 हुए, ओके 2 हुए, ठीक है भाई। तो द्विस्थापन अभिक्रिया आप सभी को समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो मैंने आपको रिएक्शनों का बेसिक समझाया है, अभिक्रिया कैसे होती है। देखो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ बच्चे 9th 10th के बाद 11th 12th तक भी पहुँच जाते हैं, बट उन्हें अभिक्रिया करनी नहीं आती है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को अभिक्रिया नहीं करनी आती हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके देखना, कुछ % अभिक्रियाएं आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि आप 100% ही रिएक्शन यहाँ से करोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री की यही सबसे बुरी प्रॉब्लम है कि जहाँ भी कुछ लगाओगे केमिस्ट्री में, वहाँ वो चीज़ 100% फिट नहीं बैठती, कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा अपवाद बन जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप इससे कुछ % अभिक्रियाएं, लगभग 10th लेवल तो बहुत छोटा सा लेवल है, उसके लिए तो लगभग तुम सभी रिएक्शन लगा सकते हो, 2-4% या 5-10% समथिंग आपकी रिएक्शंस बचती हैं जो इस फंडे पर नहीं आएंगी, बाकी सभी रिएक्शन इसी फंडे पर आएंगी, ठीक है भाई। 10th लेवल के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, हाई लेवल के लिए कह रहा हूँ। बड़े लेवलों पर पूरी 100% रिएक्शन इस फंडे पे काम नहीं करती। ये मेरी केवल अकार्बनिक यौगिकों से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं थी। कार्बनिक यौगिकों से जो रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक यौगिकों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके लिए भैया अलग फंडा होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें भाई बंध टूटते हैं, और बंधों के टूटने पर वो अभिक्रियाएं होती हैं। सिर्फ यहाँ पर
वे अभिक्रियाएं हैं जो केवल आयनों पर निर्भर करती हैं, इसलिए मैंने आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में समझाया। भाई देखो, मैंने अभिक्रियाओं का बेस क्लियर कर दिया है। अब जो टॉपिक बच रहा है, जैसा भी टॉपिक बचेगा, अब जो भी कुछ आएगा, अब मैं सीधा क्या करूँगा, यूनिट के अंदर लेके आऊँगा, क्योंकि यूनिट में भी हम उसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर तो एक तरह से मैंने बेसिक में ही आपको सारा करा दिया है, बस इसमें से 2-4 टर्म्स ऐसे बचे हैं जो फर्स्ट चैप्टर में फिर से आने हैं, उनको लेके आऊँगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं अब यूनिट लेके आऊँगा, 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट लेके आऊँगा, ठीक है भाई। उसमें आप लोगों को पढ़ना है अपनी यूनिट के बारे में, और अधिकतर मेरा बेस जो होगा सारा NCERT लेवल का होगा, सारी एक्टिविटी के आंसर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है भाई। तो भाई ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है भाई। मैं यही कामना करता हूँ आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, ठीक है, और अपने एम को हासिल करें। थैंक यू, बाय बाय।